तिरुपति इंटरनेशनल स्कूल सुरेंद्रनगर गुजरात की ओर से चले जाने वाली ऑनलाइन क्लासेस में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज क्लास 7 विषय हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 1 जिसे आप पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाले अध्यापक का नाम आप जानते ही हैं, मुलाराम दुलाराम। और चैप्टर नंबर 1 इसका शीर्षक है भाषा, बोली और लिपि। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। भाषा, भाषा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी समाज में रहते हैं, हम सभी घर परिवार में रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में बहुत से लोग रहते हैं, अतः हम उनके साथ रहते हैं और हमारी जो भी बातें होती हैं, हमारी जो भी भावनाएं होती हैं, हमारे जो भी विचार होते हैं, उन विचारों को हम बोलते हैं। और तो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। हम समाज में रहते हैं, हम हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, जो हम सोचते हैं उसे हम बोल करके या कह करके या लिख करके हम प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, या किसी दूसरे के द्वारा बोली गई बात को हम सुनते हैं या दूसरे के द्वारा लिखी गई बात को हम पढ़ते हैं, उसे ही कहते हैं भाषा, उसे कहते हैं भाषा। तो भाषा की परिभाषा, परिभाषा, भाषा की परिभाषा, वह साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार बोलकर या कहकर या सुनकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या होगी मेरे विद्यार्थियों? कि वह साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार बोल करके या कह करके या सुन करके या लिख करके या दूसरों की बातों को, दूसरों की भाषा को सुन करके समझ सकता है, उसे हम भाषा कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा शब्द भाष से बना है। भाषा शब्द बना है भाष से, जिसका होता है बोलना, अर्थ बोलना होता है। तो ये तो विद्यार्थियों ने भाषा की परिभाषा के बारे में पढ़ लिया। अब हम भाषा के रूप के बारे में पढ़ते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें हम केवल बोल करके, केवल कहकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वह मौखिक भाषा होती है। उसी प्रकार से लिख करके जिसमें अपने भावों को व्यक्त किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा क्या होगी प्यारे बच्चों? जिसमें केवल बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं, जिसमें केवल बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। कि उसी प्रकार से लिखकर जिसमें
विचार प्रकट किए जाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये भाषा के दोनों रूपों के बारे में आपने पढ़ा। अब इनके हम उदाहरण देखते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण जैसे बातचीत, कहानी बोलना, भाषण देना आदि। इसी प्रकार से लिखित भाषा के उदाहरणों की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा नाटक लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन आदि। तो ये मैंने आपको मौखिक भाषा और लिखित भाषा के उदाहरण और उनकी दोनों की परिभाषा मैंने आपको बता दी। तो विद्यार्थियों हम ये कह सकते हैं कि जब हम विचार को बोल करके प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि पहले जो है ये आज की जो हम भाषा प्रयोग करते हैं वो भाषा नहीं थी। तो पहले जो सांकेतिक भाषा हुआ करती थी, सांकेतिक भाषा इशारों की भाषा, केवल इशारों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास किया जाता था। लेकिन आपको बता दें कि कभी कभी क्या होता है कि उन इशारों के माध्यम से जो है जो विचार प्रकट करने की कोशिश करते हैं वो वास्तव में प्रकट होते नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी को बुलाने की कोशिश की, जैसे कोई दूर खड़ा है और हम उसको इस प्रकार से केवल सिर हिला के बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मालूम वो हमारी बात को समझे या नहीं समझे। तो ये सांकेतिक भाषा जो पूर्व में होती थी वो उन सांकेतिक भाषा से धीरे धीरे जो है भाषा का विकास हुआ। आज भी आपने देखा होगा कि कभी कभी टीवी पर जो है जो गूंगे और बहरे लोगों के जो भाषण जो समाचार होते हैं उन्हें हम सुनते हैं, तो उसमें केवल इशारों के माध्यम से ही विचारों को प्रकट किया जाता है। उसे वही समझ सकते हैं जो उसमें दर्ज होते हैं, बाकी वो इस तरह समझ में आते नहीं है। अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों मातृभाषा की। मातृभाषा यानी मां की भाषा। बच्चा परिवार में अपने मां के संपर्क में ज्यादा रहता है और अपने माता को बोलते हुए वह सुनता है, समझता है, फिर उसी भाषा का वह प्रयोग करने लगता है और वही भाषा उस बच्चे की मातृभाषा बन जाती है। मातृभाषा परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा में माता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को बच्चा शैशव अवस्था में सीख लेता है, वही उसकी मातृभाषा होती है। अब देखो क्या लिखा मैंने कि बच्चा जो छोटा होता है, 1.5-2 साल का होता है, वो अपनी माँ को और अपने परिवार के लोगों को बोलते हुए वो सुनता है और सुनकर के समझने की कोशिश करता है और फिर उसी भाषा में अपने विचारों को धीरे धीरे वो प्रकट करने की कोशिश करता है। तो वो भाषा तो उसकी मातृभाषा बन जाती है। ये समझता था आपने बता दिया आपको। एक छोटा बच्चा 1.5 से 2 साल का बच्चा वो उस भाषा को सीख जाता है, उसे कहते हैं मातृभाषा।
माता के द्वारा या परिवार के लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है और जिस भाषा को बच्चा सबसे पहले सीखता है वह उस बच्चे की मातृभाषा होती है। अब प्यारे विद्यार्थियों बात आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र यानी देश, देश की भाषा कह सकते हो आप, देश की भाषा, देश की भाषा जिसे राष्ट्रभाषा। तो हमारा देश भारत में, भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत की यानी हमारे इस भारत देश की 70% से अधिक जनसंख्या हिंदी बोल सकती है या बोल सकती है या समझ सकती है। अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है, इसी प्रकार से इंग्लैंड की अंग्रेजी, जापानी, पुर्तगाल की, पुर्तगाली, जर्मनी की, जर्मन राष्ट्र भाषा है। ये मैंने आपको कुछ प्रमुख राष्ट्रों की राष्ट्रभाषाओं के बारे में आपको बताया। अब विद्यार्थियों इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं राजभाषा। राजभाषा की बात करते हैं कि राजभाषा क्या है। राजभाषा यानी किसी भी राज्य के द्वारा या किसी भी देश के द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिस भाषा में ही समस्त कार्य किए जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी देश या किसी भी राज्य के द्वारा जिस भाषा में कामकाज किया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि सरकारी कार्यालय में, सरकारी ऑफिसों में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वह उस राज्य की राजभाषा होती है। जैसे अगर बात करें गुजरात की राजभाषा गुजराती है। गुजरात की राजभाषा गुजराती। अब प्यारे विद्यार्थियों, राजभाषा के बारे में हमने पढ़ा, हमने बताया कि राजभाषा क्या है। आपको बता दें 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि हिंदी जो है हमारे देश की राजभाषा है। अब इसी क्रम में प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा की।
अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा में क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय भाषा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर हम यहाँ से कहीं आउट ऑफ कंट्री यानी हमारे भारत देश से अगर हम बाहर रहेंगे तो जिस भाषा में हम विचार प्रकट करेंगे वह भाषा जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आप अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, आप जापान गए, तो ऐसी स्थिति में आप जापानीज तो आप जानते नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप मान लीजिए जर्मनी गए तो जर्मन आपको आती नहीं है, तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे? जो भाषा का प्रयोग करेंगे वो आपकी अंतरराष्ट्रीय भाषा होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो अंतरराष्ट्रीय भाषा वो भाषा होती है जो अपने देश से बाहर बोली जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि वह भाषा जो अपने देश की सीमाओं का उल्लंघन करके बहुत दूर तक या अन्य देशों में फैल जाती है, उसको हम अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा, अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की सीमाओं का उल्लंघन करके लगभग पूरे विश्व के सभी देशों में ये भाषा बोली जाती है, या इसको अधिकतर लोग समझते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय भाषा की संज्ञा जो है अंग्रेजी भाषा को दी गई है। अब बात करते हैं मानक भाषा। मानक भाषा, प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मानक का होता है प्रमाणिक भाषा। भाषा में पहले क्या है? कई रूप विद्यमान है, तो उन सारे रूपों को एक किया गया, उन रूपों में स्थिरता लाई गई, मतलब कि भाषा को शुद्ध करने का प्रयास किया गया, उसे ही कहते हैं प्रमाणिक भाषा। आपको बता दें कि पहले इस प्रकार से लिखा जाता ये, तो इसको अशुद्ध मानक मान करके अब आजकल ये लिखा जाता है। तो ये इस प्रकार से भाषा में जो शुद्ध हुए, जो भाषा का शुद्धिकरण हुआ, जो भाषा में स्थिरता लाई गई के रूप में, इसी को हम कहते हैं मानक भाषा, या हम कह सकते हैं प्रमाणिक भाषा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे पहले इस प्रकार से लिखा जाता था, अब इसके स्थान पर जो है केवल ऐसे लिखा जाता है, यानी कि पंचम सखा इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। तो ये इस प्रकार से भाषा को जो है मतलब शुद्धता प्रदान की गई, इसीलिए हम कहते हैं मानक भाषा, प्रमाणिक भाषा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक आपने आज इस क्लास में पढ़ा कि भाषा क्या है, भाषा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, भाषा के कितने रूप हैं, फिर संपर्क भाषा कौन सी है, राष्ट्रभाषा कौन सी है, राजभाषा कौन सी है, मातृभाषा कौन सी है, फिर मानक भाषा कौन सी है। इन सारी भाषा के इन अलग अलग रूपों के बारे में आपने सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करते हैं बोली और भाषा में अंतर। बोली और भाषा में अंतर। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली सीमित क्षेत्र होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का जो क्षेत्र है बड़ा होता है, या असीमित कह सकते हैं, असीमित कह सकते हो आप, या बड़ा या विस्तृत क्षेत्र कह सकते हैं। और भाषा में
साहित्य होता है, जबकि बोली में कोई साहित्य होता नहीं है। बोली में अधिकतर जो है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को केवल बोल करके प्रकट किया जाता है, जबकि भाषा में जो है अपने विचारों को बोल करके भी कर सकते हैं प्रकट, और लिख करके भी प्रकट कर सकते हैं। तो ये भाषा और बोली के बारे में मैंने आपको बताया। मैंने बताया कि बोली भाषा का जो है अविकसित रूप होती है, यानी कि बोली के विकसित रूप से ही भाषा बनती है। अब बात करते हैं भारत की भाषाएं। तो संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे हिंदी, असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु, ये 22 भाषाएं जो है भारत के संविधान द्वारा स्वीकृत की गई हैं, जिनको मान्यता प्रदान की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं। ये 500 रुपए का नोट है। इसमें देखिए ये जो ये लाल किला बना हुआ है, दिल्ली के लाल किले के जस्ट पास, मतलब फोटो की बात कर रहा हूं मैं इस नोट का। ये देखिए, ये भारत की मुख्य जो भाषाएं हैं जिनको संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, वो यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। इसमें देखो लगभग काफी भाषाएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो ये भारतीय मुद्रा है और भारतीय भाषाओं का उल्लेख जो कि इस नोट पर किया गया है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि भाई भारत के संविधान के द्वारा जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी। अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। लिपि। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा को लिखने का तरीका, भाषा को हम लिपि कहते हैं। लिपि शब्द बना है लिप से। जैसे लिपि, मुख से निकली ध्वनियों को लिखना ही लिपि कहलाता है। जैसा कि मैंने बोला कि लिपि का मतलब है, जैसे शाब्दिक अर्थ देखो लिखना, तो मतलब जो भी हम भाषा प्रयोग करते हैं उस भाषा को लिखने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है, उसे हम कहते हैं लिपि। तो मैंने लिखा मुख से निकली ध्वनियों को लिखना, ये क्या कहलाता है? लिपि। आपने देखा होगा हिंदी जो है हमारी हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि लिखी जाती है। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा। इसी प्रकार से रोमन में अंग्रेजी भाषा, इसी प्रकार से गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा।
तो ये इस प्रकार से अलग अलग लिपियों में अलग अलग भाषाओं को लिखा जाता है। अब हम कुछ भाषा और उनकी लिपियों के बारे में चर्चा करते हैं। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, मराठी भाषा देवनागरी लिपि, गुजराती भाषा देवनागरी लिपि, नेपाली भाषा देवनागरी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी, बांग्ला भाषा, उर्दू फारसी लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि, फ्रांसीसी रोमन लिपि, रूसी साइरिलिक लिपि। तो ये मैंने आपको कुछ प्रमुख भाषाओं और उनकी लिपियों के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं साहित्य की। साहित्य जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है लिटरेचर। साहित्य क्या है? साहित्य से सुना है सधन हित धन यह तो सधन हित मतलब स्वयं साथ में हित भला करने वाला वो सब कहलाता है साहित्य। तो जिससे सबका भला होता है, जिससे सबका फायदा होता है, जिससे कुछ नया सीखने को मिलता है, वह सब कहलाता है साहित्य। साहित्य जो है लिखित रूप में होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप बात करें भारतीय साहित्य की, तो भारत में पौराणिक साहित्य कह सकते हैं, पौराणिक साहित्य जिसमें पुराण आदि आते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा रामायण और महाभारत, वेदांत, ये सभी भारतीय साहित्य के लिखित में प्रस्तुत होने वाले उदाहरण हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम साहित्य की बात कर रहे हैं कि साहित्य क्या है। तो जिससे समाज का भला होता है वो सब साहित्य कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं रोड पर जा रहे हैं और आपने कहीं पर एक स्लोगन देखा या फिर आपने कहीं विज्ञापन पढ़ा कि कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, आगे भयानक या खतरनाक रोड है, तो ये भी एक क्या है, साहित्य की श्रेणी में आ सकता है। क्यों? क्योंकि उससे जो है किसी का फायदा होता है, किसी का भला होता है। तो ये मैंने आपको साहित्य के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया कि समस्त साहित्य जो है लिखित रूप में है, जैसे रामायण और महाभारत, वेदांत, पुराण इत्यादि सब जो है लिखित रूप में है। ये सभी साहित्य हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं साहित्य के रूप की। तो साहित्य के दो रूप हैं। साहित्य के दो रूप, नंबर 1 गद्य साहित्य, दूसरा है पद्य साहित्य। आप इसको कह सकते हैं गद्य मतलब जिसको हम केवल पढ़ते हैं, पढ़ा जाने वाला साहित्य, और पद्य साहित्य जिसको हम गा सकते हैं उसको कह सकते हैं गाया जाने वाला साहित्य। गा सकते हैं, गा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कविता है, तो उस कविता को हम क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं, तो वह गाया जाने वाला साहित्य। मंत्र जो होते हैं, मंत्रों को जो हम गा सकते हैं तो वो गाया जाने वाला साहित्य है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कहानी है, तो कहानी को तो गा नहीं सकते, क्या करेंगे, पढ़ेंगे उसको, तो उसको बोलेंगे पढ़े जाने वाला साहित्य। अब जैसे अगर हम साहित्यकारों की बात करें तो आपने बहुत से साहित्यकारों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिशंकर परसाई इत्यादि। अगर हम पद्य साहित्यकारों की बात करें तो आपने जैसे महादेव वर्मा,
आपने जैसे वह कविता तो पढ़ी होगी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार उठानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बूंदेले हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी। उस कविता को जो है आपने बहुत बार सुना होगा। तो वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो पद्य साहित्य का एक उदाहरण है। तो ये हमने गद्य साहित्य के बारे में और पद्य साहित्य के बारे में पढ़ा। अब देखो पद्य साहित्य में क्या आता है, इसमें दोहा, चौपाई और छंद, गजल आदि आते हैं, आदि आते हैं। इसी प्रकार से गद्य साहित्य में कहानी, नाटक, उपन्यास आदि आते हैं। अब बात करते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण जो है भाषा को अनुशासित करने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा जब आप विद्यालय में आते हो तो विद्यालय में भी एक अनुशासन कायम किया जाता है, एक सिस्टम होता है आपका बैठने का तरीका, आपका चलने का तरीका, किस प्रकार से आपको बातचीत करनी है, ये सारी बातें हम आपको सिखाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भाषा को संस्कारित करने का, उसको व्यवस्थित करने का कार्य जो करना है उसी को हम कहते हैं व्याकरण। तो व्याकरण से जो है हम क्या होता है, भाषा को शुद्ध बोलना सीखते हैं। शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, सीखते हैं। तो भाषा के बारे में ये बताया जाए कि उसको कैसे शुद्ध बोलना है, कैसे शुद्ध लिखना है, कैसे शुद्ध पढ़ना है, ये जो है काम जो करता है उसे हम कहते हैं व्याकरण। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो आपने देखा होगा जैसे मुझे पानी पीना है, मैंने एक उदाहरण लिखा है मुझे पानी पीना है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं मुझे पानी पीने हैं, तो ये वाक्य क्या कहलाएगा? ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि पानी पीने है नहीं आता है, पानी पीना है आता है। तो इस प्रकार से भाषा के शुद्ध रूप का पता जिसके माध्यम से चलता है कि भाषा को शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, कैसे शुद्ध बोला जाएगा, कैसे शुद्ध पढ़ा जाएगा, उसे कहते हैं व्याकरण। तो ये जो है व्याकरण के बारे में बताया। अब व्याकरण जो बात करते हैं व्याकरण के अंग के बारे में, यानी व्याकरण के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो व्याकरण के 3 भाग। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। ये जो है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आप जानते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। शब्द जो है वर्णों के मेल से बनते हैं जिनका सार्थक अर्थ होता है, और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने इस हिंदी व्याकरण के पहले क्लास में हिंदी के अध्यापक मूलाराम गोदारा के द्वारा भाषा और भाषा के रूप और उसके बाद में बोली, लिपि
और व्याकरण के बारे में पढ़ा। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले लेसन में। धन्यवाद।